चलो तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है और ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है ओम्स लॉ। जिसका कि बेसिक आइडिया सबको क्लास 9 10 के चैप्टर से होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो डेफिनेशन वही आएगा ओम्स लॉ का, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसमें और करेंगे चर्चा इस टॉपिक पे डिटेल्स में। एक्चुअल में हम इसका आज प्रूविंग भी सीखेंगे कि कैसे ये ओम्स लॉ हम लोग बोलते हैं, उसका मेरे को प्रूविंग करना है। तो सबको यहाँ पे जैसे दिख रहा होगा, मैंने एक पेज यहाँ अपलोड किया है। ये देखो, आपके पास एक कंडक्टर है। मैंने इसका शेप लिया है सिलेंडर। मेनली हम लोग शेप करते हैं, शो करते हैं सिलिंड्रिकल शेप से ही, क्योंकि वायर का शेप हम लोग मानते हैं कि वो सिलेंडर है। बाकी आपका किसी भी शेप का हो सकता है कंडक्टर। इसका लेंथ मैंने माना है एल, और इसके एंड के अक्रॉस मैंने एक बैटरी लगाया है। उस तो मेरे पास ये कंडक्टर है जो भी अपना शेप अपने को दिख रहा है सिलिंड्रिकल, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। और ये जो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है उसके हिसाब से कि इफ फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। देखो, मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल कंडीशन, इसका मतलब कि मैं कंडक्टर का टेम्परेचर, लेंथ, एरिया मैं उसका सेम रखूंगा, वो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, और तभी ये ओम्स लॉ आपका वैलिड है। मैं फिर से करता हूँ रीड कि फिजिकल कंडीशन ऑफ कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट सच एज लेंथ, एरिया एंड टेम्परेचर, the current flowing in a conductor I is directly proportional to its potential difference applied across its end। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक कोई कंडक्टर है और हमने उसके एंड के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो उस कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, आपको उस कंडक्टर के लिए उतना ज़्यादा करंट मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ उस कंडक्टर के लिए, उस पार्टिकुलर कंडक्टर के लिए। ये की पॉइंट है। ये आपको जब आगे हम लोग और थोड़ा सा पावर वाला जब अपना टॉपिक आता है, जब जब ट्रांसफार्मर आता है, तो वहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आपको उठेंगे। तो उसके लिए अभी आप ध्यान में ये रखो कि मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। मैं इसके एंड के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करूंगा तो इस कंडक्टर में जो करंट है वो इंक्रीज करेगा। कब? जब हमने इसका लेंथ, एरिया और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है तब। तो ये सब सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ओके। जब हमने तो जो हमने हमने जो अभी स्टेटमेंट सीखा, उसी को मैंने यहाँ लिखा है मैथमेटिकल टर्म में। आपको दिख रहा होगा कि हमने लिखा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, या मैंने लिखा कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। यहाँ पे वी क्या है? वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। जब भी हम लोग बात करते हैं वोल्टेज का, हम लोग बात करते हैं कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस का बात करते हैं, जहां भी आप लोग। ओके। और देखो, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कि अगर करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, या फिर वोल्टेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, तो हम वहां से लिख सकते हैं कि वोल्टेज बाई करंट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कब? जब इस कंडक्टर का लेंथ, एरिया और टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे। सब लोग इस बात को एकदम अपने मन में सेट कर लो कि ये सब ओम्स लॉ आपका तभी वैलिड है जब आपका उसका फिजिकल कंडीशन तभी चीज कांस्टेंट रहे, किसका? कंडक्टर का। ओके। तो यहां से आपका आ गया V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जो कि सबको पता ही होगा। अब चलो इसके बारे में कुछ और हम लोग करते हैं बात। द कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट यहाँ पे आया है, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसके बारे में हम आगे और भी हम लोग करेंगे चर्चा। फिलहाल आप लोग ये जान लो कि ये जो वोल्टेज और करंट का रेशियो जो आया है उसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वो जो कांस्टेंट आया है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। और नाम ही इसका क्या है? नाम में है रेसिस्ट। मतलब कि ये आपका जो करंट फ्लो करता है उसके पाथ में ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, ये उसको रोकना चाहता है, ये उसके पाथ में कठिनाई पैदा करता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो ये जो आपका कांस्टेंट यहाँ से आया है उसको हम बोलते हैं आर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसका ऐसा यूनिट ओम होता है जिसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। देखिए, ये इसका सिंबल है ओम का। सबने ऐसा देखा भी होगा, किया भी होगा। ओके, चलिए। अब जो यहाँ से हमने कहा कि ये जो कांस्टेंट है उसको मैं लिखूंगा आर। मतलब कि मेरा जो ओम्स लॉ आया वो कुछ ऐसा आया कि V बाई आई इक्वल टू आर। ये कांस्टेंट की जगह पे मैंने आर पुट कर दिया। और आर क्या है? आर इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये तभी वैलिड है जब आपका टेम्परेचर, एरिया और आप लेंथ उसका कांस्टेंट रखते हो। ओके सर। अब देखो, ये जो मेरा ओम्स लॉ आया V बाई आई इक्वल टू आर, या फिर रेशियो ऑफ द वोल्टेज टू द करंट इज कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ इन माक्रोस्कोपिक फॉर्म।
इसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ इन माक्रोस्कोपिक फॉर्म, या फिर इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। देखो माक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि जहां पे आप जो भी चीज देख रहे हो वहां पे लेंथ आपका इतना सफिशियंट है कि आप उसको देख पा रहे हो, लेंथ या साइज आप देख सकते हो। और एक आपका आता है माइक्रोस्कोपिक लेवल, जहाँ पे हम लोग अपने आंखों से कोई चीज को ऐसे देख नहीं पाते हैं, हमको वहां पे माइक्रोस्कोप का पड़ता है जरूरत, तो उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये आपका है ओम्स लॉ एट माक्रोस्कोपिक फॉर्म या लेवल, जहाँ पे हमको करेंट वगैरह सब जो हमको या कंडक्टर जो हमको दिखते रहता है, तो वहां पे हम लोग ये करेंगे चर्चा। चलिए और इसमें कुछ बात करते हैं आगे। ये जो आर आया तो उसका एसआई यूनिट ओम आएगा, आप इसको इस सिंबल से करते हो डिनोट। नेक्स्ट हम इसमें कुछ और करते हैं रीड। यहाँ हमने लिखा है कि ओम्स लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है आपका। ये जो ओम्स लॉ हम लोग सीखे हैं कि वी बाई आई इक्वल टू आर, सिंपल से कहानी कि ये यूनिवर्सल नहीं है, मतलब कि ये हर जगह वैलिड नहीं होता है, कुछ कंडीशंस आपके होंगे वहीं ये होते हैं वैलिड। और देखो मैंने वही लिखे हैं कि ऑल कंडक्टर्स डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, मतलब ये लॉ आपका यूनिवर्सल नहीं है, तो ये हर जगह एप्लीकेबल भी नहीं होता है। तो वही हमने आपको यहाँ बताया है कि ऑल कंडक्टर्स डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, सभी जो होते हैं कंडक्टर वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते, कुछ ही करते हैं। और जो कंडक्टर इस ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स, उनको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स। और जो इस ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स, जिसका शायद बेसिक आइडिया आप लोगों को हो क्लास 10 के स्टडी से। अच्छी बात है। आगे जरा हम और कुछ करते हैं बात। हम ऐसा बोलते हैं कि मेटालिक कंडक्टर्स, मेटालिक कंडक्टर्स जो होते हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओबेज ओम्स लॉ, मतलब दे आर ओमिक कंडक्टर, दे आर ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। ओके। लेकिन मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो आपके मेटालिक कंडक्टर हैं, ये जो आपके ओमिक कंडक्टर अभी हैं, ये एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे ये नॉन ओमिक की तरह बिहेव करने लगते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि metallic conductor also behave as non-ohmic, behave as non-ohmic। और ये तब होता है जब आपका वोल्टेज या करंट बहुत ज्यादा हो जाए, ये तब होता है जब आपका वोल्टेज या करंट क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए। और इसका आप ये क्यों नहीं करता है फिर ओबे, ये भी आप अच्छे से समझ सकते हो कि जैसे ही मेरे कंडक्टर में ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा, तो आपको अगर बेसिक थोड़ा सा अगर आइडिया हो कि करंट फ्लो करने से मेरे सर्किट में हीट होता है प्रोड्यूस, तो ज्यादा करंट आप जैसे ही सप्लाई करोगे तो वहां पे हीट होगा प्रोड्यूस, फिर वो कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर आपका चेंज किया, वो फिर से आपका ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। हमने आपको पहले ही बोल के रखा है कि आपको टेम्परेचर, लेंथ और एरिया कांस्टेंट रखना है, तभी आप ओम्स लॉ को ओबे करा सकते हो। तो जैसे ही हाई करंट फ्लो करेगा, या अगर आपके कंडक्टर में बहुत देर तक आपने करंट फ्लो करा के रखा है, तो फिर वो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। और इसी कारण आप जब लैब में आप जब आपने अगर कोई ऐसा किया होगा एक्सपेरिमेंट जहाँ पे आपको वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस या कुछ ऐसा फाइंड करना होता है, तो हम लोग या सर आपके बोलते होंगे कि इसमें ज्यादा देर तक करंट फ्लो मत कराना, या उसको तुम उसको ज्यादा रब मत करना, ये सब आपसे कहा जाता है, क्योंकि उसका इफेक्ट फिर आपके कंडक्टर पे पड़ता है। तो सिंपल सी कहानी है ये, तुम लोग सब लोग इसको ध्यान रखना। तो ये अपना हो गया बेसिक आइडिया ऑफ ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं और कैसे वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा और ध्यान से देखो, तो जब हम लोग वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ बनाएंगे, तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन, सबको यहाँ पे दिख रहा होगा V इक्वल टू आई आर। अब देखो इसको, इस ओम्स लॉ को हम एक सिंपल फॉर्म में भी लिखते हैं कि जब V बाई आई इक्वल टू आर, तो हम लोग यहाँ से इसको V बराबर आई आर भी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर के फॉर्म में। लेकिन एक्चुअल में जो आपका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है वो होता है V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमने इसको इसको इसके इक्वल लिख दिया V इक्वल टू आई आर का, लेकिन एक्चुअल में जो डेफिनेशन है वो होता है V बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, हाँ बिल्कुल। चलो, तो ये सबको ओमिक के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया, ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो गया। अब हम लोग करते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ कि कैसे ऐसा हमने कैसे बोल दिया कि V बाई आई कॉन्स्टेंट था। ओम्स लॉ को प्रूव करने के लिए मैंने फिर से एक लिया है कंडक्टर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, उसके क्रॉस मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है V बैटरी के थ्रू। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, इसका लेंथ है L, और इसके अंदर जो फील्ड है, फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको मैंने लिखा है E से।
ये हमने लिया है एक इसमें इलेक्ट्रॉन, और ये Vd जो है वो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, कि Vd वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से हो रहा है ड्रिफ्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसा हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि अगर ये सारा कंडीशन ऐसा हो तो इसमें जो करंट जो आने वाला है आपका करंट इन द कंडक्टर वो आपका आया था एन ए वी डी ई। यहाँ पे एन क्या था, ए क्या था, वी डी क्या था, ई था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था, और मैंने यहाँ पे देखो लिख के भी रखा है। सब लोग देखो यहाँ पे एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वीडी होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड ई होता है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। जब भी आप कोई भी फॉर्मूला करना डिराइव, तो आप जो वेरिएबल यूज कर रहे हो उसको साइड में लिख देना कि कौन सा वेरिएबल क्या है, और इसमें करंट है आई। ओके, देखो मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि आई इक्वल टू एन ए, और जहाँ पे वीडी है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वीडी आपका होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टाउ, और टाउ क्या था, टाउ आपका था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो जहाँ पे वीडी है वहाँ पे मैं ये करूँगा पुट, यहाँ से आ जाएगा ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ एंड इंटू ई। देखो ध्यान से, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से आई इक्वल टू एन ए, यहाँ से आपका आ जाएगा बाई एम। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको और करता हूँ सिंप्लीफाई। देखो यहाँ से आपका हो जाएगा एन, आपका यहाँ से आ जाएगा ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम, ओके ना, इनटू ई एंड इनटू ए। देखो मैंने इसको किया सिंप्लीफाई, तो ये मेरा आया करंट। ओके, अब देखो ई क्या था, ई था स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो हम लोग लिख सकते हैं कि ई बराबर वी डिवाइडेड बाई एल। वी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, और एल इस कंडक्टर का लेंथ है। तो यहाँ से हम लोग जब करेंगे सब्सटीट्यूट, तो आपका आ जाएगा यहाँ से देखो एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई एम इनटू, जहां पे ई है वहां मैंने कर दिया वी बाई एल, और इनटू ए। अब सब लोग ध्यान से देखो, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि वी बाई आई इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। सब लोग इसको ध्यान से देखो, हम लोग इसको बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, बस मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, तो ये मेरा आ गया वैल्यू ऑफ वी बाई आई का। अब मैं यहां से आता हूं इस तरफ। अब देखो ध्यान से, अब मैं इस वी बाई आई को मैंने इस फॉर्म में लिखा, रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। यहां पे रो क्या है, देखो रो हमने लिखा है रो इक्वल टू एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ। रो जो हमने लिखा है यहाँ पे नया टर्म ऐड किया, उसका वैल्यू होगा एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ, और इस रो को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। एक नया टर्म आया है रो, उसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ मेटेरियल। ये आपका होता है रेसिस्टिविटी ऑफ मेटेरियल ऑफ कंडक्टर। जिस मटेरियल से मेरा कंडक्टर बना है, वो आयरन से, कॉपर से, सिल्वर से, जिससे भी बना होगा, ये उसका होता है रेसिस्टिविटी। और ध्यान से देखो, तो ये जो वैल्यू ऑफ रो है, ये जो आपका वैल्यू ऑफ रो है, ये कर रहा है डिपेंड अपॉन फैक्टर्स एम, एम मतलब कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन मतलब कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई मतलब कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एंड टाउ, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, सॉरी टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। मतलब कि इसको हम लोग एक कांस्टेंट बोल सकते हैं, इसको हम एक कांस्टेंट बोल सकते हैं कब, दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर, this is a constant for a given conductor at constant temperature, at constant temperature। देखो मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये जो आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा फिक्स होता है, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये होता है आपका, ये एक्चुअल में करता है डिपेंड अपॉन द कंडक्टर, कि आपके पास कौन सा कंडक्टर है, वो कॉपर है कि स्टील है, या फिर कुछ ऐसे बोलो कि वो आपका सिल्वर है, वो आपका करता है डिपेंड अपॉन द कंडक्टर। ये जो आपका ई है ये हमेशा होता है कांस्टेंट, और ये जो टाउ है ना, ये टाउ करता है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑल्सो। ये आपका जो टाउ है ये आपका नेचर ऑफ द कंडक्टर, मतलब वो कॉपर था कि आपका आयरन है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंडक्टर को फिक्स रखें,
अगर हम कंडक्टर को फिक्स रखें, उसका मटेरियल फिक्स है, तो उसका एम, ई और एन चेंज नहीं करेगा। और हम अगर उसका टेम्परेचर भी फिक्स रखते हैं तो टाउ भी चेंज नहीं करेगा, मतलब कि रो आपका हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब कि आपका रो हो जाएगा कांस्टेंट। वेरी गुड। एंड रो हो गया कांस्टेंट, और आपने अगर इस कंडक्टर का लेंथ और एरिया चेंज नहीं किया है तो उसका लेंथ और एरिया भी हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब ये पूरा टर्म अपना आने वाला है एक कांस्टेंट। ये अपना पूरा टर्म एक आने वाला है कांस्टेंट, और वही तो हमने आपको ओम्स लॉ में सिखाया भी था कि v बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर अ गिवन कंडक्टर एट अ गिवन टेम्परेचर, वही हमने आपको बताया भी था। हाँ, तो हमने यहां से v बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव कर लिया। हमने यहां से v बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रूव कर लिया। और ये कब हुआ है? जब आप मटेरियल फिक्स रखोगे, आप उसका लेंथ फिक्स रखोगे, आप उसका एरिया फिक्स रखोगे, आप उसका टेम्परेचर फिक्स रखोगे। क्योंकि आप अगर उसका टेम्परेचर चेंज करते हो तो फिर ये जो वैल्यू ऑफ टाउ था वो चेंज कर जाएगा, फिर आपका रो चेंज कर जाएगा, तो फिर ये रो इंटू एल बाई ए कॉन्स्टेंट ही नहीं रहेगा, तो फिर आपका ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। सिंपल सी कहानी है। तो वी बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए, ये जो कांस्टेंट था, ये जो कांस्टेंट था, इसको मैंने कहा था कि ये कांस्टेंट होता है इक्वल टू द रेसिस्टेंस। ये सबने सीखा था, इक्वल टू द रेसिस्टेंस। मतलब कि हम यहां से लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं कि दिस रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए। और क्लास 10 में सबने यही डेफिनेशन या यही फॉर्मूला सबने सीखा था कि रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू द रो इनटू एल बाई ए। यहां पे एल क्या था? एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ए होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। और रो क्या होता है? रो इज द रेसिस्टिविटी। रो इज द रेसिस्टिविटी, और इसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं। रो इज द रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। आपको नोट्स मिल जाएगा, आपको नोट्स तो यहाँ पे दिख ही रहा है, आप इसे कॉपी भी कर सकते हो। तो हमने इस सारे टर्म्स के बारे में सीख लिया है। अब थोड़ा सा और हम लोग करते हैं चर्चा अपॉन रो, क्योंकि इस रो पे एक नया टर्म आया है, इस पे चर्चा करना इंपॉर्टेंट है, ये रो एक्चुअल में है क्या। तो रो का हमने नाम ले दिया है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी। और मैं आपसे बोलूंगा कि ये जो रो होता है ये करता है डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये दो फैक्टर पे आपका डिपेंड करता है कि आपने कंडक्टर जो बनाया है उसका नेचर क्या है और कंडक्टर का टेम्परेचर क्या है। अब जरा आप लोग यहां से सुनो, आप जब टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करते हो, आप जब टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करोगे, तो आपका जो एवरेज वो जो था ना रिलैक्सेशन टाइम टाउ, वो करता है डिक्रीज। अब सोचो क्यों? ये टाउ क्या था कि एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। और जब आप कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो मेरे जो कंडक्टर में फिक्स आयंस थे ना, उनका जो वाइब्रेशन होता है ना, वो तुम्हारा इंक्रीज कर जाता है। अब जैसे ही वाइब्रेशन करेगा इंक्रीज, मतलब कि आपका जो कोलिजन अब होगा वो जल्दी जल्दी होगा आपका। हाँ, क्या होता है कि आपका कोलिजन काफी जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट होने लगता है। तो अगर आपका कोलिजन फास्ट हो रहा है तो आपका टाउ का वैल्यू कर गया है डिक्रीज करेगा, कि आप कम टाइम में ही कोलिजन हो जाएगा। तो आपका टाउ करेगा डिक्रीज, तो मतलब क्या होगा कि आपका जो ये रेसिस्टिविटी था ना, ये कर जाएगा इंक्रीज। देखो, ये कर जाएगा इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेरा रेसिस्टिविटी इंक्रीज कर रहा है। और आपने अगर लेंथ और एरिया कांस्टेंट रखा था तो भी उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि उसका रेसिस्टिविटी इंक्रीज किया है। तो आप लोग ये याद रखना कि फॉर अ मेटालिक कंडक्टर हमने अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो उसका आर का वैल्यू करता है इंक्रीज। इवन आपने उसका अगर लेंथ और एरिया फिक्स रखा है, क्योंकि फिर आपका रो जो है, रेसिस्टिविटी जो है, वो आपका इंक्रीज कर जाता है। तो ये बेसिक बातें हैं। चलो हम लोग थोड़ा सा और हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग कर रहे थे चर्चा ऑन रेसिस्टिविटी। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ कहानी लिखा भी है उसके बारे में, तो सब लोग मैंने इसको जूम कर दिया है, सबको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो मैंने कहानी अभी कहा वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये चलिए और देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ और बातें लिखी हुई हैं कि अ परफेक्ट कंडक्टर वुड हैव जीरो रेसिस्टिविटी। क्योंकि आप अगर बात कर रहे हो परफेक्ट कंडक्टर का, इसका मतलब कि वो करंट फ्लो को अपोज ही नहीं करेगा। तो अगर वो करंट फ्लो को अपोज नहीं कर रहा है तो मतलब कि उसका आर नहीं होगा।
और आर नहीं है मतलब कि उसका रेसिस्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसका लेंथ और एरिया तो है, उसका रो नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोई भी आपका जो मटेरियल है वो परफेक्ट कंडक्टर नहीं होता है, कम बेसी आपका होता है। जो अच्छे आपके कंडक्टर हैं जैसे कॉपर सिल्वर, उनका रो कम होता है, और जो आपके इंसुलेटर है उनका रो काफी हाई होता है, लेकिन होता सबका ही है। हाँ, एक मटेरियल आपका है सुपर, ऐसा कहा जाता है एक सुपर कंडक्टर जिसका कि जीरो होता है रेसिस्टिविटी, मतलब कि जिसका जीरो होता है रेसिस्टेंस। तो अगर हम फ्यूचर में अगर सुपर कंडक्टर अपने काम लाइक बनाने में कामयाब हो गए तो मेरा लाइफ बहुत ही अच्छे या बहुत ही और भी एडवांस हो सकता है। लेकिन फिलहाल हम लोग को ये ऐसे कंडक्टर से ही काम चलाना पड़ता है जिसका आपका रो कम हो, लेकिन होता जरूर है। चलिए, अब हमने एक और लिखा है इंपॉर्टेंट बात, रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, या फिर आप बोल सकते हो मटेरियल। ये जो आपका टर्म है रेसिस्टिविटी, ये होता है खासियत ऑफ द सब्सटेंस या मटेरियल जिससे मेरा कंडक्टर बना है। ये उस कंडक्टर का खासियत नहीं होता है, मतलब कि उसका लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ये वो जिस मटेरियल से बना है, मतलब कि मेरा सिंपल सा कहानी ये है कि अगर मैंने कॉपर से ही हमने दो अगर वायर बनाया है, एक मान लो ये वायर और एक हमने बनाया है ये दो, ये आपका अपना सेकेंड वायर है, तो इन दोनों वायर का आपका रो का वैल्यू सेम होगा। कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों आपका सेम मटेरियल से होना चाहिए, बना होना चाहिए, और दोनों सेम टेम्परेचर पे होना चाहिए, क्योंकि आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो आपका फिर चेंज हो जाएगा। तो काफी टाइम ऐसा होगा कि मैं टेम्परेचर मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन जब भी मैं बात करूंगा कि उसका रो सेम है तो आप अपने मन में ऐसा कर लेना कि मैं कहीं ना कहीं ऐसा मैंने सोच के रखा है कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आप लोग इसको सेट कर लेना ऐसे कि ये जो आपका रो है, ये जो आपका रेसिस्टिविटी होता है, ये होता है खासियत ऑफ द मटेरियल और सब्सटेंस। लेकिन ये जो आपका रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। देखो मैंने क्या बोला, ये दो डिफरेंट टर्म्स यहाँ पे आ गए। हमने बोला कि रेसिस्टिविटी या फिर उसी का नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस मटेरियल जिससे बना है। लेकिन ये जो आपका रेसिस्टेंस है वो होता है उस कंडक्टर का, आप जिस कंडक्टर की बात कर रहे हो वो उसका खासियत होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भले ही हमने दो कंडक्टर लिया है, दोनों ही आपका कॉपर वायर या कॉपर से बना हुआ है, लेकिन लेकिन इनका अगर लेंथ और एरिया सेम है, कुछ ऐसा डिफर कर रहा है, तो इनका रेसिस्टेंस भी डिफर कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो वही मैंने बोला कि रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, लेकिन रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक जो आपका है रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या सब्सटेंस। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, ऐसा कहीं आपको हो सकता है कि आपसे कहीं पूछा ना जाए, लेकिन ये जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अच्छे से समझना है तो आपको ये सब बातें जरूरी है समझना। चलो और भी करते हैं कुछ बात। नेक्स्ट हमने लिया है यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, तो इसका होता है यूनिट ओम इंटू मीटर। हमने कैसे फाइंड किया, तो देखो सिंपल हो जाएगा, रो इक्वल टू आर इंटू एरिया बाई एल। तो आर का हो जाएगा ओम, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, बाई लेंथ का मीटर, तो वहां से आपका ओम इंटू मीटर आ जाएगा। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट हमने और भी लिखा है कि लेंथ एंड एरिया डिपेंड्स अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टर, एम एंड ई इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हाइल n and tau depends upon the substance material, tau also depends upon temperature। मैंने जो कहानी आपको बताया था वही मैंने यहाँ पे लिखा भी है। so we can say resistivity depends upon material of conductor and also on temperature of conductor, resistance of the conductor depends upon dimension material and temperature। मतलब कि आप अगर डिमेंशन चेंज करते हो तो उसका रेसिस्टिविटी चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसका रेसिस्टेंस चेंज कर जाएगा। तो ये बातें सब लोग अपने मन में सेट रखना, और ये सेट करना कि हम लोग जो आर फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है रो इंटू एल बाई ए। कब, जब मेरे को उस कंडक्टर का मेरे को डिमेंशन पता हो, या वो कंडक्टर जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका मेरे को रेसिस्टिविटी पता हो। या आर फाइंड करने का एक और तरीका जो हमने सीखा है ओम्स लॉ से, वी बाई आई इक्वल टू आर। तो आप आर इक्वल टू उस कंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई करेंट से भी फाइंड कर सकते हो। तो एक चीज फाइंड करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे को कौन सा सिचुएशन दिया हुआ है। तो जब मेरे को उसका लेंथ एरिया और रो दिया रहे तो हम लोग आर फाइंड करेंगे इससे, और जब मेरे को वोल्टेज और करंट दिया रहे तो हम लोग फाइंड करेंगे आर इससे। वोल्टेज क्या था, उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस, सब लोग इसको याद रखना, उस पर्टिकुलर कंडक्टर के अक्रॉस। और आई था उस पर्टिकुलर कंडक्टर में करंट, क्योंकि जब आपका सर्किट में एक से ज्यादा सर्किट एलिमेंट आते हैं तो बच्चे को होता है कंफ्यूजन कि कौन सा करंट लें।
सिंपल सा कहानी है कि जिसका आपको आर फाइंड करना है उसमें करंट, जिसका आपको आर फाइंड करना है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये जानना जरूरी है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। हमने एक और नया टर्म लिया है, साइंटिफिक टर्म, और उसका नाम है मोबिलिटी, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मोबिलिटी। इसको हम लोग करते हैं डिनोट म्यू से। एक्चुअल में जो आपका सिलेबस है वहां पे तो आपको इस टर्म के बारे में बहुत सारी बातें नहीं करनी है, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ आपको आपका इस टर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये आपको एक्चुअल में ये बताता है कि जो मेरा चार्ज कैरियर वो कितना फास्ट मूव कर सकता है, मेरा चार्ज कैरियर कितना फास्ट मूव कर सकता है। तो आपका फॉर द पर्पस ऑफ सर्किट ये म्यू आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके ना, हम चाहते हैं कि ये हाई हो आपका मोबिलिटी की, क्योंकि आपका जो चार्ज कैरियर हो बहुत फ्रीली मूव कर सके, तो आपका सर्किट अच्छा बनेगा, करंट आपको मिलेगा ज्यादा। लेकिन आपके किताब में बस इसका डेफिनेशन दिया है, बस आप उतना ही जानो। हमने यहाँ पे इसका लिखा है डेफिनेशन। तो ये आपका होता है कि मोबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड, या आप जो मैंने बोला आप वही बोल सकते हो कि रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम लोग म्यू से करते हैं डिनोट, तो हम लिखा म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई, म्यू इक्वल टू वी डी बाई ई। और वी डी को मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे वी डी को हमने लिखा है स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई बाई एम इंटू टाउ। तो यहाँ से आपका आ गया है जो म्यू आया है वो आपका आया है ई बाई एम इंटू टाउ। ई था आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास, एम आपका है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड टाउ था एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब देखो तो फिर से जो आपका म्यू होगा वो करता है डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर। तो टाउ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टर, उसके लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, वो करता है डिपेंड, बट इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। और जो इसका यूनिट होगा वो आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाई वोल्ट इंटू सेकेंड, इसका यूनिट होगा आपका मीटर स्क्वायर बाई वोल्ट इंटू सेकेंड। ये कैसे मैंने फाइंड किया, सिंपल सी तरीका है, जो आपका वीडी है तो उसका होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड, और जो आपका ई है उसका मैंने पुट किया है वोल्ट पर मीटर, तो वहां से मेरा आ गया है। सब लोग इसको ध्यान रखना। और इसका जो डिमेंशन होगा वो आपका होगा m का पावर -1 t का पावर 2 इंटू ए। तो सिंपल सी कहानी आपका है मोबिलिटी का। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है करेंट डेंसिटी, और इस पे देना स्टार मार्क। करेंट डेंसिटी आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के भी एग्जाम में इसका डेफिनेशन वगैरह आता है, पूछा जाता है। तो इस पे करते हैं चर्चा, करेंट डेंसिटी पे। हमने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, पहले वो मैं एक बार इसको करता हूँ रीड। करेंट इज अ माक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, माक्रोस्कोपिक मैंने अभी जैसे आपको समझाया था कि ऑन द लार्ज स्केल। तो करेंट जो आपका होता है क्वांटिटी होता है आपका लार्ज क्वांटिटी, ऑन द लार्ज स्केल हम लोग करते हैं मेजर करेंट। लेकिन ऑन द स्मॉलर स्केल, मतलब ऑन द माइक्रोस्कोपिक लेवल, हम लोग करते हैं मेजर करेंट डेंसिटी की बात करते हैं। जब भी आप स्मॉल, ऐसे तो हम लोग नहीं बात करते हैं, ये तो मेरा प्रैक्टिकल है, लैब का चीज़ है, या जो लोग साइंटिस्ट लोग इसे यूज करते हैं टू स्टडी द नेचर ऑफ द कंडक्टर, या तुम्हारा ये सब, या किसी भी चीज़ को अगर तुमको उसको कोई भी मशीनरी काम करना होता है तो वहाँ पे इसका काम पड़ता है। तुमको फिलहाल इसका बस नॉलेज जानना है, डेफिनेशन जानना है और इसका फॉर्मूला जानना है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं वहीं आता हूँ कि करेंट इज अ माक्रोस्कोपिक क्वांटिटी टू specify the current with direction at microscopic level। माइक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब बहुत छोटे छोटे स्तरों पे, जहां पे आपको माइक्रोस्कोप की पड़ती है जरूरत, मतलब कि एट एटॉमिक लेवल। तो टू specify the current with direction at microscopic level at a point the term current density is introduced। मतलब जहां भी हम लोग बात करते हैं एट एटॉमिक लेवल, तो वहां पे हम लोग करेंट डेंसिटी का बात करते हैं, वहां पे हम लोग करेंट डेंसिटी का बात करेंगे। अब करते हैं कि इसका क्या होता है डेफिनेशन। तो करेंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर। अच्छा एक और खास बात, ये करेंट डेंसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, करेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करेंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करेंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू करेंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया। यहाँ पे नॉर्मल एरिया इज द इंपॉर्टेंट चीज।
या आप इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बोलते हो। तो हम लोग को किसी पॉइंट पे अगर करेंट डेंसिटी को डिफाइन करना है तो हम लोग उस पॉइंट पे करते हैं डिफाइन कि उस पॉइंट से करेंट पास जो कर रहा है, करेंट पास कर रहा है पर यूनिट नॉर्मल एरिया। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि नॉर्मल एरिया का मतलब हुआ कि एरिया नॉर्मल टू द करेंट फ्लो, एरिया नॉर्मल टू द करेंट फ्लो हम लोग वही लेंगे। सराउंडिंग द पॉइंट इट इज डिनोटेड बाय जे, करेंट डेंसिटी को हम लोग करते हैं डिनोट जे से, करेंट को करते हैं डिनोट आई से, करेंट डेंसिटी को करते हैं जे से। मैं एक बार फिर से करता हूँ रीड। करेंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू करेंट पर यूनिट नॉर्मल एरिया सराउंडिंग दैट पॉइंट इट इज डिनोटेड बाय जे। मतलब जिस पॉइंट पे हमको करेंट डेंसिटी फाइंड करना है उसके आसपास का लेंगे एरिया, और फिर वहां जो फ्लो कर रहा है करंट वो लेंगे करंट, फिर उस करंट और एरिया का रेशियो फाइंड करेंगे तो हमको मिल जाएगा करंट डेंसिटी। देखो मैंने लिखा है वी कैन राइट करंट डेंसिटी इक्वल टू करंट बाई एरिया, और यहाँ पे एरिया का मतलब ही हुआ नॉर्मल एरिया, और इसका यूनिट हो जाएगा आपका एरिया पर मीटर स्क्वायर, इसमें कोई चाप नहीं है, करंट का यूनिट सॉरी एम्पियर, और जो आपका एरिया है तो उसका हो जाएगा यूनिट मीटर स्क्वायर, तो यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डिरेक्शन एट अ पॉइंट इज अलोंग द डिरेक्शन ऑफ करेंट एट दैट पॉइंट। मतलब कि जिस तरफ आपका उस पॉइंट पे करेंट का होगा डिरेक्शन, करेंट डेंसिटी का भी वही होता है डिरेक्शन, या आप बोल सकते हो कि जिस तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उस तरफ होता है करेंट डेंसिटी, क्योंकि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उस तरफ करंट होगा तो उस तरफ होगा करंट डेंसिटी भी है। तो बेसिक बात में आप लोग इसको ध्यान रखना। अब चलिए हम लोग और सीखते हैं कि कैसे फाइंड करते हैं करेंट डेंसिटी इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लिया है एवरेज करेंट डेंसिटी। तो ये जो एवरेज करेंट डेंसिटी हम लोग फाइंड करते हैं वो हम फाइंड करते हैं कुछ एरिया के ऊपर, कुछ एरिया मतलब कि, तो करते हैं चर्चा हम लोग एवरेज करेंट डेंसिटी का। तो मैंने माना है कि एक कोई पॉइंट, ये जो आपको यहाँ पे सर्कुलर दिख रहा है ये सर्कल, ये किसी एक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इधर कहीं पॉइंट पी है, और इधर से जो आपका करंट फ्लो कर रहा है वो मैंने शो किया है डेल्टा आई से। इस एरिया से जो करंट फ्लो कर रहा है इस एरिया को मैंने लिया है डेल्टा ए, और मैंने यहाँ मान के हमने चला है कि यहाँ पे जो एरिया पूरा का पूरा ये डेल्टा ए एरिया है वो करंट के परपेंडिकुलर ही है। ओके, देखो जिस तरफ आपका करंट है उस तरफ ही आपका एरिया वेक्टर का है डायरेक्शन। देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नॉर्मल एरिया, मतलब कि आप बात कर सकते हो कि आपका डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर से भी, यहाँ पे सारा का सारा एरिया करंट के नॉर्मल है, मतलब कि जो एरिया वेक्टर आएगा वो आएगा आपका पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। सिंपल सी कहानी है। तो मैंने बोला कि लेट थ्रू एरिया डेल्टा ए विच इज सराउंडिंग द पॉइंट पी, ये एरिया आपका डेल्टा ए इस पॉइंट पी को सराउंड कर रहा था, करेंट पासिंग इज डेल्टा आई, इस एरिया डेल्टा ए से करेंट पास कर रहा है डेल्टा आई, देन एवरेज करेंट डेंसिटी ओवर एरिया डेल्टा ए इज जे एवरेज इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा ए। मतलब कि अगर मेरे पास कोई एक एरिया हमको दिया हुआ है और वो एरिया से हमको फाइंड करना हो करेंट डेंसिटी, तो अभी हम फाइंड कर रहे हैं एवरेज, तो हम लिखते हैं कि उस पूरे एरिया से जो एवरेज करेंट फाइंड कर रहा है उसका वैल्यू डिवाइड बाई जो उसका एरिया था, तो डेल्टा आई बाई डेल्टा ए, ये आपका हो गया एवरेज करेंट डेंसिटी। और देखो यहां से हम लोग ये भी कर सकते हैं कि डेल्टा आई मतलब करेंट फ्लोइंग थ्रू द उस एरिया इज जे इंटू डेल्टा ए, मतलब कि करेंट डेंसिटी इज करेंट बाई एरिया, करेंट इक्वल टू करेंट डेंसिटी इनटू एरिया। तो ये लोग तुम लोग इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन सॉल्व करने में इसका यूज भी आता है। यार हमने बोला है कि आपका करंट क्या है, जो भी एरिया हमने लिया है सारा का सारा एरिया करंट के परपेंडिकुलर ही है। नेक्स्ट जिसमें ऐसा लूंगा जहां पे सारा का सारा एरिया आपका करंट के परपेंडिकुलर नहीं होगा तो वहां पे थोड़ा सा चेंज आता है, बाकी आपका सब चीज सेम रहता है। ओके, देखो चलिए अब हमने जो नेक्स्ट केस लिया है इन दिस केस, देखो तो सबको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे सारा का सारा एरिया करेंट के परपेंडिकुलर नहीं है। देखो मैंने करेंट शो किया इस तरफ डेल्टा आई से, आपको दिख रहा होगा, और ये है डिरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर एरिया। देखो ये जो आपका शो कर रहा है ना डेल्टा ए वेक्टर, मतलब ये आपका नॉर्मल एरिया शो कर रहा है, नॉर्मल एरिया वो एरिया जो इस करेंट के परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे सारा का सारा एरिया करेंट के परपेंडिकुलर नहीं था। पहले केस में जब ये थीटा था 0 डिग्री, जब ये थीटा था आपका 0 डिग्री, उस केस में मेरा जो एरिया था वो सारा का सारा करेंट के देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर ही था, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ एंगल से इसको घुमा दिया है।
एरिया हमने फिक्स रखा है, हमने करेंट को घुमा दिया, कुछ ऐसा हो गया। क्योंकि अब सारा का सारा मेरा जो एरिया उस करेंट के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमको करेंट डेंसिटी के लिए वही लेना है एरिया जो इस करेंट के परपेंडिकुलर हो। तो उस केस में जो आपका होगा एवरेज करेंट डेंसिटी, वो आपका हो जाएगा डेल्टा आई, जो करेंट फ्लो कर रहा था, डिवाइडेड बाई, देखो हमने लिखा है डेल्टा ए कॉस थीटा, देखो मैं यहाँ लिखता हूँ डेल्टा आई डिवाइडेड बाई डेल्टा ए कॉस थीटा। ये डेल्टा ए जो आपका है ना, डेल्टा ए कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करेंट, विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करेंट। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि जब भी हम लोग फाइंड करते हैं ऐसा करेंट डेंसिटी, तो हम लोग वही लेते हैं एरिया जो करेंट के परपेंडिकुलर हो। अगर सारा का सारा एरिया करेंट के परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप वो कंपोनेंट फाइंड करो जो उसके परपेंडिकुलर है, फिर आप वो एरियाज करना डिवाइड। सिंपल सी कहानी आपकी है। देखो तो मैंने यहाँ लिखा है कि डेल्टा ए कॉस थीटा इक्वल टू एरिया परपेंडिकुलर टू करेंट, थीटा इक्वल टू एंगल विच नॉर्मल ऑफ द एरिया मेक्स विथ डायरेक्शन ऑफ करेंट। अब देखो फिर से हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि इफ जे एवरेज इक्वल टू डेल्टा आई बाई डेल्टा ए कॉस थीटा, तो आप कह सकते हो कि डेल्टा आई बराबर जे एवरेज इंटू डेल्टा ए इंटू कॉस थीटा। और यहां से आप सिंपल लिख सकते हो कि करेंट डेल्टा आई इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ करेंट डेंसिटी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। देखो हम लोग करेंट जो फ्लो कर रहा है एवरेज करेंट, उसको हम लोग एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ करेंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो कहीं पे तुमको अगर एरिया वेक्टर और करेंट डेंसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया रहे और करेंट फाइंड करना हो एवरेज करेंट, तो आप लोग ये डॉट वाला प्रोडक्ट आप यूज करना। ओके, तो ये तो हमने फाइंड किया आपका एवरेज करेंट डेंसिटी, मतलब किसी एक पर्टिकुलर गिवन एरिया से। अब हम जा रहे हैं करेंट डेंसिटी फाइंड करने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से। तो जब भी मेरे को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से फाइंड करना होगा, तो हम लोग मान लेंगे कि जो हमने ये जो एरिया डेल्टा ए लिया था ना, ये बहुत कम था, ये लगभग था टेंस टू जीरो। तो जब ये एरिया बहुत कम हो जाएगा, तो हम लोग डेल्टा ए को लिख सकते हैं डी ए, और जो इससे जो आपका करेंट जो होगा वो बहुत कम होगा, तो उस डेल्टा आई को हम लिख सकते हैं डी आई। तो बहुत सिंपल सी कहानी है। जब मेरे को किसी पॉइंट से फाइंड करना हो, तो देखो थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। नेक्स्ट हम लोग फाइंड कर रहे हैं करेंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट, तो जो मैंने यहाँ पे बोला है वही हम लोग करेंगे यूज। तो देखो जैसे हमको फाइंड करना है करेंट डेंसिटी एट पॉइंट पी, तो हमने उसके लिए किया है यूज, जहाँ पे डेल्टा ए था वहां हम करेंगे डी ए, और जहाँ पे डेल्टा आई था वहां करेंगे हम लोग डी आई। देख सिंपल सा आ गया कि करेंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू डी आई बाई डी ए, मतलब कि तुमको इस बार उनका रेट फाइंड करना होगा, रेट ऑफ चेंज एज अ फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डी आई बाई डी ए, और यहाँ पे हमने एन वेक्टर लिखा है, तो ये आपको शो करेगा डिरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। अब देखो तो अगर जे आपका आया है डी आई बाई डी ए, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए, जे डॉट डी ए, बिल्कुल। और यहाँ से जो आपका आई आएगा, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, मतलब जब मेरे को टोटल फाइंड करना हो करंट, हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, तो आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। तो सुनो, मेरा एक सजेशन है, जब आपका करेंट यूनिफॉर्म हो, जब आपका करेंट कांस्टेंट हो, या करेंट डेंसिटी जब आपका हो यूनिफॉर्म, तो आप जस्ट ये वाला करना यूज, डेल्टा आई बाई डेल्टा ए वाला टर्म, या करंट फाइंड करने के लिए जे इंटू डेल्टा ए। लेकिन जब आपका करंट डेंसिटी या करंट वेरी कर रहा होता है ना, तब हम लोग ये डिफरेंशियल फॉर्म वाला यूज करते हैं, किसी पॉइंट वाला फॉर्म हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपका वो अगर यूनिफॉर्म है, तो जो होगा आपका वैल्यू एवरेज वही किसी पॉइंट से भी होता है। तो हम लोग सिंपल सा करेंगे, लेकिन तकलीफ तब आता है जब आपका वेरिएबल होने लगे, कि आपका जो करंट डेंसिटी है वो कर रहा है वेरी, या पूरे कंडक्टर से आपका करंट सेम नहीं था, वो वेरी कर रहा था, तो उस केस में जो आपका करंट डेंसिटी है वो वेरी करने लगता है। तो उस केस में हम लोग ये डिफरेंशियल या फिर इंटीग्रल वाला फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन कांस्टेंट रहे तो सिंपल सा वही फॉर्म यूज करना। और अगर मान लो कहीं करंट आपका कांस्टेंट भी है, तो पूरे एरिया से आप जे के लिए सिंपल सिंपल देखो, जे बराबर आई बाई एरिया यूज करना है, करंट बटे एरिया, और एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। बस सिंपल सी कहानी है। चलो अब इसको क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि करेंट डेंसिटी, मैं थोड़ा सा इसको और करता हूँ जो, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, चलो फिर से इसका शुरू। तो एक क्वेश्चन है कि करेंट डेंसिटी एट अ पॉइंट जे, मतलब
एट अ पॉइंट, कोई पॉइंट है, वहां पे जो करंट डेंसिटी है वो दिया है जे इक्वल टू 2 × 10⁴ जे कैप। एक हमको यहाँ पे करंट डेंसिटी दिया है वेक्टर फॉर्म में, जे कैप इक्वल टू, सॉरी, जे वेक्टर इक्वल टू 2 × 10⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और हमको बोला है कि आपका जो एरिया है वो हमको वेक्टर फॉर्म में दिया है, तुमको दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, लेकिन ये दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आप इसको चेंज कर लो पहले मीटर स्क्वायर में, तो हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁴, सॉरी -4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया एरिया इन वेक्टर फॉर्म, -4 यहाँ पे होगा। अब हमसे पूछा क्या है कि फाइंड रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया एस। तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब क्या, हमसे करंट पूछा है, नहीं ना, रेट ऑफ चार्ज फ्लो मतलब कि हमसे करंट पूछा है, और वो क्या हो जाएगा जे इंटू डेल्टा एस। देखो हमने हमने इस फॉर्म में क्यों यूज किया, क्योंकि हमको करंट डेंसिटी और एरिया इन वेक्टर फॉर्म पता था। अब सिंपल सी कहानी है, देख ले, हमको दिया था करंट डेंसिटी 2 × 10⁴ जे कैप, तो मैंने लिखा 2 × 10⁴ जे कैप एंड इसका डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस 3j कैप इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो तो केवल जो जे के साथ होगा डॉट वाला प्रोडक्ट, तो यहाँ से आंसर आएगा आपका करेंट इक्वल टू 2 × 10⁴ इंटू 3 × 10⁻⁴, तो आंसर हो जाएगा 6 एम्पियर। तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से 6 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो ये है अपना 3 क्वेश्चन है, तीनों ही क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द टॉपिक ऑफ करंट डेंसिटी। पहला क्वेश्चन तुम लोग खुद से करो अभी जल्दी से, तुम लोग के पास समय है 1 मिनट का, ओनली 1 मिनट, ये क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन था कि एक मेरे पास कंडक्टर है, उसका एरिया है नॉन यूनिफॉर्म, और पॉइंट ए का एरिया है मोर देन एरिया एट पॉइंट 2, एंड हमसे पूछा है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन I1 एंड I2, मतलब ये एंड 1 और एंड 2 पे जो करंट है, फिर J1 एंड J2 करंट डेंसिटी, एंड VD1 एंड VD2, ये आपका था ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 1 एंड 2। तो हमने आपको कहा था कि आपसे अगर करंट पूछता है तो पूछता है इन स्टेडी स्टेट, एंड इन स्टेडी स्टेट आपका करंट पूरे कंडक्टर से सेम होता है, भले ही उसका एरिया आपका चेंज कर जाए। तो पहला जो आंसर होगा नंबर ए का कि I1 इक्वल टू I2, वो दोनों करंट सेम होगा। अब करते हैं क्वेश्चन बी। तो अब हमको फाइंड करना था करेंट डेंसिटी, तो देखो यहाँ से हम बोलेंगे कि J1 क्या हो जाएगा बोलो, I1 बाई एरिया A1, एंड J2 आपका हो जाएगा I2 बाई एरिया A2। अब जितना I1 है उतना I2 है, लेकिन एरिया 1 का है ज़्यादा देन एरिया ऑफ 2, तो इसका मतलब हो जाएगा कि करेंट डेंसिटी एट 1 इज लेस देन करेंट डेंसिटी एट 2। तो ये आपका हो जाएगा बी का आंसर। नंबर सी, मैंने ये भी आपको सिखाया था कि VD इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब फिर से हो जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 2 इज मोर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एट 1। तो ये आपका तीनों पार्ट का आंसर हो गया है। अब चलो देखते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। ये सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो इस क्वेश्चन को पहले मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन है कि फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कैरीज अ करंट आई, इस कंडक्टर में करंट आई है, एंड हैविंग अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, इस जो मेरा एक कंडक्टर है इसका एरिया जो आपको लेना है वो लेना है सर्कल, क्योंकि ये बोला है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, तो हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया ही लेते हैं। द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरीज linearly फ्रॉम ए टू बी, assuming that b minus a is बहुत कम या बहुत स्मॉलर देन लेंथ ऑफ द कंडक्टर b माइनस ए, जो इसका रेडियस इस एंड 1 पे और एंड 2 पे है, इनके रेडियस का जो डिफरेंस है वो इसके लेंथ से काफी कम है। कैलकुलेट करेंट डेंसिटी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट एंड। आपको बोला है कि ये जो लेफ्ट एंड है ना, ये जो आपका लेफ्ट एंड है, इससे x डिस्टेंस पे आपको कोई एक पॉइंट लेना है, पॉइंट P, और आपको वहां फाइंड करना है करंट डेंसिटी। तो देखो, तो इसके ये लेफ्ट एंड से x डिस्टेंस पे मैंने एक यहाँ पे एक बनाया क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो कुछ ऐसा आएगा, ये आपका आएगा सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमको इधर से फाइंड करना है क्या होगा करंट डेंसिटी। तो अभी जस्ट हमने सीखा है कि करंट क्या होगा, कि पूरे कंडक्टर से करंट सेम जा रहा होगा, आप पॉइंट 1 लो, आप पॉइंट 2 लो, आप पॉइंट P लो, करंट हर जगह सेम होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि जो मेरे को करंट चाहिए उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से, वो मेरा करंट कितना है, वो मेरा करंट आई ही है।
अब हमको फाइंड करना है करेंट डेंसिटी उस पी से। तो मतलब कि हमको चाहिए करेंट डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट पी। नहीं ना, हमको उस क्रॉस सेक्शनल एरिया चाहिए एट पॉइंट पी। और क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट पी फाइंड करने के लिए हमको उस पॉइंट पी पे उस सर्कल का रेडियस क्या है, हमको ये रेडियस पहले फाइंड करना होगा। देखो, पहले हमको ये रेडियस फाइंड करना होगा। तो उस पॉइंट पी पे जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो मेरा सबसे पहला काम है वो रेडियस फाइंड करना। अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए मेरे को क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो रेडियस आपका वेरी कर रहा है वो वेरी कर रहा है लीनियरली। और उसके लिए आपको कंडीशन में दिया है कि बी माइनस ए इज बहुत स्मॉलर देन एल, तब वो आप ऐसा मान सकते हैं कि वो आपका लीनियरली वेरी कर रहा होगा। अच्छी बात है। चलो, अब देखो, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि इस लेफ्ट एंड से एक्स डिस्टेंस पे क्या होगा रेडियस। तो इसके लिए देखो हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया है लीनियर वेरिएशन वाला मेथड। हमने बोला कि जब रेडियस चेंज किया है बी माइनस, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो कि जब हम एंड, या ऐसे बोलो कि जब हम लेफ्ट एंड से या फिर एंड ए से, जब हम लेफ्ट एंड से एल डिस्टेंस मूव किए हैं, तब इस कंडक्टर का रेडियस बी माइनस ए से चेंज किया है। सबको ऐसा दिख रहा होगा कि यहाँ पे था ए और यहाँ पे था बी, मतलब एल डिस्टेंस मूव करने के बाद रेडियस चेंज किया है बी माइनस ए से। तो वन डिस्टेंस मूव करने से या यूनिट डिस्टेंस मूव करने से इसका जो रेडियस चेंज किया होगा वो करेगा बी माइनस ए बाई एल से। अब हमको फाइंड करना है कि एक्स डिस्टेंस पे, तो एक्स डिस्टेंस मूव करने के बाद आपका जो रेडियस चेंज किया है ना, आपका जो रेडियस चेंज किया होगा वो किया होगा बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स से। तो जब आप इस एंड ए से लेफ्ट साइड में एक्स डिस्टेंस जाओगे तो आपका रेडियस इतने से चेंज कर रहा है, और हमको दिख रहा है कि लेफ्ट एंड से मूव करने के बाद राइट साइड आपका रेडियस इंक्रीज ही कर रहा था, तो इतने से इंक्रीज किया है। मतलब कि हम लोग बोलेंगे कि रेडियस एट पॉइंट पी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ लेफ्ट एंड ए एंड प्लस जो इसमें चेंज हुआ है, तो आपका हो जाएगा बी माइनस ए बाई एल इंटू एक्स। बस अपना काम हो गया, बन गया। तो ये आ गया रेडियस। अब जैसे ही हमको उस पॉइंट पी पे मिल गया है रेडियस, बस आप वहां पे फाइंड कर लो उसका एरिया और आपको उसका मिल जाएगा करेंट डेंसिटी। तो हम लिखेंगे कि करेंट डेंसिटी एट पॉइंट पी इज करेंट डिवाइड बाई एरिया पाई आर स्क्वायर, और आर हमको मिल गया है तो पाई ए प्लस बी माइनस एल बाई एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस इज द करेंट डेंसिटी। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम लोग एक और लेके आएंगे जब हम लोग फाइंड करेंगे रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो वहां भी हम लोग यही मेथड यूज करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो इसको तुम लोग ध्यान देना कि तुम लोग पहले फाइंड करो ये कि मेरे पास एक ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, इसमें करंट है 2 एम्पियर का और इसका रेडियस है 1 मिलीमीटर का। तो आपसे पूछा है कि आप बताओ इसका करंट डेंसिटी। देखो इसमें पूरे में आपका करंट कांस्टेंट है, तो सिंपली आप फाइंड कर सकते हो कि करंट डेंसिटी इक्वल टू आई बाई ए। और यहाँ पे ए क्या होगा? ए आपका हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि वही एरिया इस करंट के परपेंडिकुलर है। देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आई डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। और जहाँ पे आई था वहां आप करना पुट 2 एम्पियर। जहाँ पे आपका आर है, देखो तो आर आपका दिया है 1 मिलीमीटर, तो आप इसको चेंज करना पहले मीटर में, तो 10⁻³ मीटर। फिर आप इसको पुट करना, जो भी आंसर आएगा वो आप लिख लेना, और यूनिट करना आंसर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब मान लो, देखो क्वेश्चन आ सकता है ऐसा भी कि मेरे पास एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, उसका कुछ ऐसा आर दिया है, उसका रेडियस, और करेंट जो है, करेंट बोलेगा कि करेंट इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द एरिया। जो मेरा करेंट है वो नॉर्मल से एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो सिंपल फाइंड करो करेंट डेंसिटी, तो आपका हो जाएगा जे इक्वल टू आई बाई ए कॉस 60 डिग्री। हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, कोई चाप नहीं है वो। और जहाँ पे ए है वहां पे आप लिखना पाई आर स्क्वायर। देखो तो मैंने यहाँ पे लिया है एंगल विद द नॉर्मल ऑफ द एरिया। आपको अगर
दिया रहे एंगल बिटवीन करेंट एंड प्लेन ऑफ द एरिया, तो फिर वहां लेना 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमको यहाँ पे जो एंगल है वो तुम्हारा है एरिया के नॉर्मल से। तो सिंपल सी कहानी है, इसको मैं हटा देता हूँ और तब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छा है, तो स्टार मार्क दो, ये तुम्हारे बोर्ड में नहीं आएगा। क्वेश्चन है कि potential difference applied to the ends of a wire made up of an alloy drives a current through it। एक कंडक्टर है मेरे पास, किसी एलॉय का बना हुआ है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद उससे करंट फ्लो कर रहा है। द करेंट डेंसिटी वेरीज एज J इक्वल टू 3+2R। देखो यहाँ पे ये जो अपना करेंट डेंसिटी है वो वेरिएबल है, तो मतलब कि मेरे को डिफरेंशियल फॉर्म यूज करना होगा। current density equal to J plus 3R, where small r is distance of the point from the axis, full stop। If r be the radius of the wire, यहाँ पे हम लिखा है कैपिटल R, if capital R be the radius of the wire, then the total current through any cross section of wire। देखो आपसे पूछा गया, आपसे पूछा कि ये मेरे पास कोई एक कंडक्टर था और ये इसका है एक्सिस, इस ये हमने इसका ड्रॉ किया है एक्सिस, और बोला है कि इसमें जो करेंट डेंसिटी आपका जो है वो वेरी कर रहा है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। और इस एक्सिस से आर डिस्टेंस जाने के बाद, इस एक्सिस से आर डिस्टेंस जाने के बाद आपको जो करेंट डेंसिटी मिल रहा है वो आपको दिया हुआ है 3+2R। तो आपको बताना है कि इसके किसी क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसे किसी क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा होगा, वो होगा सर्कुलर। तो मैंने एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन यहाँ बना लिया पहले, और जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का जो आपका रेडियस होगा वो होगा इक्वल टू द रेडियस ऑफ द जो भी आपका था कंडक्टर। तो मैंने मान लिया कैपिटल आर, जो हमको दिया था क्वेश्चन में, देखो ये कैपिटल आर विद द रेडियस ऑफ द वायर, तो वो आपका हो गया रेडियस। लेकिन इस पूरे कैपिटल आर में आपका करेंट डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वो कर रहा है वेरी। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे माना एक एलिमेंट, और एलिमेंट हमने माना है एक सर्कुलर स्ट्रिप को। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया एक सर्कुलर स्ट्रिप, और ये जो हमने सर्कुलर स्ट्रिप माना है इसका मैंने रेडियस माना है स्मॉल आर, और इसका थिकनेस माना है टी आर। तो इसका मतलब क्या कि पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि इस छोटे से जो स्मॉल जो हमने सर्कुलर स्ट्रिप माना है इसमें कितना करंट आ रहा है, और फिर पूरे करंट के लिए हम लोग कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। तो मतलब कि यहाँ पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कि करेंट थ्रू द एलिमेंटल सर्कुलर स्ट्रिप इज डी आई। और ये कितना आएगा डी आई, बोलो। आपका होता ना कि जे डॉट एरिया डी ए। अब देखो तो ये जो मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो करेंट के नॉर्मली है, क्योंकि मेरा करंट फ्लो कर रहा होगा ऐसे। तो मतलब यहाँ पे एंगल है आपका 0, हो जाएगा जे डी ए कॉस 0 डिग्री, मतलब सिंपल आपका हो जाएगा जे इंटू डी ए। अब मैं सॉल्व करता हूँ इस तरफ आके, तो ये आपका आ गया डी आई। जे कितना था, देखो 3+2R, और ये क्या था, ये जो हमने लिया है स्मॉल आर, कि उसके एक्सिस से कितना डिस्टेंस। तो देखो तो जो इसका एक्सिस था वो इस पॉइंट से पास कर होगा, इसको मान लो ओ, तो इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमने उसका वही माना है रेडियस। तो आपका करंट जो होगा डेंसिटी होगा 3+2R, और इंटू इसका एरिया सर्कुलर स्ट्रिप का वो आपका हो जाएगा 2πr/dr। ऐसा क्वेश्चन हमने काफी सारे किए हैं, इसका जो एरिया आएगा होगा 2πr/dr। अब आपको फाइंड करना है टोटल करेंट, तो आपको करना होगा इसका इंटीग्रेशन। तो 3+2R 2πr/dr, और लिमिट 0 से लेके कैपिटल आर तक, ठीक है ना। अब जल्दी से तुम लोग इसको सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है आंसर। देखो मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ पे मैंने इस तरफ जाके सॉल्व भी कर दिया है इसको। आंसर आ गया है 2π × 3r² / 2 प्लस 2r³ / 3। तो ये हो जाएगा उससे टोटल करेंट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था,